गुड मॉर्निंग। मैं महेश कुमार स्वामी, रसायन विज्ञान व्याख्याता। मेरे यूट्यूब चैनल एम.के. बूस्टर पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 16 तेरहवीं रसायन स्टीरियोकेमिस्ट्री के बोर्ड परीक्षा में आए हुए विभिन्न बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। हमने ये चैप्टर नंबर जो 16 है उसके हमने कुल 12 वीडियो बनाए थे और 12 वीडियो के द्वारा हमने इस चैप्टर को कंप्लीट समझ लिया था। इसके अलावा इस चैप्टर के मैंने आपको नोट्स भी सेंड कर दिए हैं। अगर कोई स्टूडेंट आज फर्स्ट बार ये वीडियो देख रहा है तो वो मेरे नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर दे तो मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा। अब इस चैप्टर की बात करें तो चैप्टर के लिए मैं फिर से समझा रहा हूँ कि चैप्टर नंबर जो 16 है आपका तेरहवीं रसायन, ये 3 नंबर के अंक है। मतलब इस चैप्टर से 3 नंबर के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसका भी डिवाइडेशन है कि एक सवाल तो आएगा 1 नंबर का और एक सवाल आएगा 2 नंबर का। और ये जो 2 नंबर का सवाल भी आता है वो 1+1 मतलब एक नंबर के टुकड़ों में डिवाइडेड आता है। तो इस प्रकार से 3 नंबर के सवाल आते हैं, 2 सवाल आएंगे, एक नंबर का और एक 2 नंबर का। और वो 2 नंबर का सवाल भी होगा वो मुख्यतः ये देखा गया है 1 और 1 नंबर का आता है। अब हम बात करें अपने बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्नों की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2018 में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला चैप्टर आपको स्किन, जो इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आपको स्किन पे लिखा हुआ साफ साफ नज़र आ रहा होगा। प्रश्न ये था कि एरिथ्रोस शर्करा का फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखो। बोर्ड पर क्वेश्चन साफ साफ नजर आ रहा है आपको इधर कि एरिथ्रोस शर्करा का फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखो। तो बेटा हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि फिशर प्रक्षेपण सूत्र कैसे लिखा जाता है। फिर भी हम इसकी बात कर लेते हैं। तो फिशर प्रक्षेपण सूत्र की हम बात करें एरिथ्रोस शर्करा की तो आपको याद होगा ऊपर हमने लिखा था CHO, फिर एक कार्बन, फिर दूसरा कार्बन और नीचे था CH2OH और इसके इधर हमने OH, H और H। और ये 2 जो आपके हैं बीच में ये कौन से कार्बन है? किरेल कार्बन। इस स्ट्रक्चर किसकी है? ये एरिथ्रोस शर्करा की। तो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि एरिथ्रोस शर्करा का फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखे, तो हमें ये संरचना बना के आनी थी। और हमने अपने टॉपिक एरिथ्रो और थियो समावयवी जब हमने पढ़ा था वहाँ हमने इसके बारे में आराम से डिटेल से बात भी की थी। इसके बाद 2018 में जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि एथेन के, स्क्रीन पर प्रश्न नजर आ रहा है बिल्कुल आपको, एथेन के सौहार्द प्रक्षेपण सूत्र में 2 रूप बनते हैं। एक रूप कौन सा होता है आपका? घर्षित, और एक रूप क्या होता है आपका? सांत्रित। तो प्रश्न आपको साफ नजर आ रहा है, उसमें पूछा कि इन दोनों में से कौन से रूप की ऊर्जा अधिक है और क्यों है। प्रश्न फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एथेन के सौहार्द प्रक्षेपण सूत्र में कौन से रूप की ऊर्जा अधिक है और क्यों। तो बेटा इसको हम समझते हैं, तो समझने के लिए अपने को 2 बातें याद करनी है। यहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि एथेन के सौहार्द प्रक्षेपण सूत्र के द्वारा 2 रूप बनते हैं। एक रूप को हम क्या नाम देते हैं बेटा? घर्षित, और दूसरे रूप को मैंने क्या नाम दिया था बेटा? सांत्रित। एक रूप को मैंने क्या नाम दिया था? घर्षित, और दूसरे रूप को नाम दिया था सांत्रित। आप दोनों ने ये पढ़ा कि इनमें किसका स्थायित्व अधिक होता है। तो आपको पता है कि सांत्रित का स्थायित्व अधिक होता है और घर्षित का स्थायित्व कम होता है। यहाँ आपको एक विशेष बात ना, जिसका स्थायित्व ज़्यादा होगा उसकी ऊर्जा कम होगी, जिसका स्थायित्व ज़्यादा होता है उसकी ऊर्जा कम होगी। अर्थात अगर हम ऊर्जा के क्रम की बात करें
ऊर्जा के क्रम की बात करें तो जो घर्षित रूप है उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी और शांतित रूप की ऊर्जा कम होगी। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया कि एथेन के श्वास प्रक्षेपण सूत्र से जो रूप बनते हैं उसमें कौन से रूप की ऊर्जा ज़्यादा है? घर्षित रूप की। अब प्रश्न ये पूछा गया कि घर्षित रूप की ऊर्जा ज़्यादा क्यों है। अब घर्षित रूप की ऊर्जा ज़्यादा क्यों है, तो हमने ये पढ़ा था कि घर्षित रूप में क्या होता है कि जो समूह होते हैं घर्षित रूप में, वो एक दूसरे के सामने होते हैं। तो जो जुड़े हुए समूह एक दूसरे के सामने होते हैं, सामने होने के कारण उनमें प्रतिकर्षण होता है, और प्रतिकर्षण होने के कारण उनका जो स्थायित्व होता है वो कम होता है। तो ये आप इसका यहाँ आंसर लिख सकते हो। तो बोर्ड परीक्षा में 2018 में एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया था। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो रैसिमिक मिश्रण है वो अघूर्णक क्यों होता है, ध्रुवण अघूर्णक यौगिक क्यों होता है। तो हम इसकी बात करें, अगले वाले क्वेश्चन की बात करें कि रैसिमिक मिश्रण ध्रुवण अघूर्णक यौगिक क्यों होता है। पहले हम बात समझने की कोशिश करते हैं कि रैसिमिक मिश्रण होता है, देखा जाए तो ये कंपाउंड क्या होता है, ध्रुवण घूर्णक यौगिक होता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसके ध्रुवण घूर्णक यौगिक में दो यौगिक होंगे, एक तो डी होगा और एक एल होगा। इसका मतलब 50% जो यौगिक होंगे वो प्रकाश के तल को दाईं ओर, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाएंगे, और 50% यौगिक है वो प्रकाश के तल, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाते हैं। तो घुमा रहे इस कारण से ध्रुवण घूर्णक यौगिक है, लेकिन 50% दाईं ओर और 50% बाईं ओर। तो कुल ध्रुवण घूर्णन होगा वो परिणामी ध्रुवण घूर्णन कितना होगा, 0 होगा। अब 0 होने का मतलब घूर्णन नहीं हुआ, इसके कारण ये ध्रुवण घूर्णक यौगिक होते हुए भी ध्रुवण अघूर्णक यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। ध्रुवण घूर्णक यौगिक होते हुए भी ध्रुवण अघूर्णक यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। तो आप इसका आंसर ऐसे लिखोगे, रैसिमिक मिश्रण में 50% दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक तथा 50% वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक उपस्थित होते हैं, जिससे उनका परिणामी ध्रुवण घूर्णक का मान 0 होता है। इस कारण से ये ध्रुवण घूर्णक यौगिक ध्रुवण अघूर्णक यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। तो ये एक नंबर का और एक 2 नंबर के क्वेश्चन थे जो 2018 में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे, इजीली ये एक्सप्लेन हो गए। अब हम बात करें बोर्ड एग्जाम 2019। तो बोर्ड एग्जाम 2019 में भी इससे 3 ही नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे, एक नंबर का और एक 2 नंबर का। तो वो आपको स्क्रीन पे बिल्कुल लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन था वो बोर्ड पे आपको साफ साफ नज़र आ रहा कि H2O अणु में उपस्थित सममित अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। H2O अणु में उपस्थित सममित अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा हमने अपने पहले वाले वीडियो में बात की थी कि जो H2 अणु होता है उसमें किस प्रकार का सममित अक्ष होता है, द्विगुणित सममित अक्ष उपस्थित होता है। H2 अणु में द्विगुणित सममित अक्ष उपस्थित होता है। इसका हमने ये सीखा था, और इसको लिखने का तरीका क्या था, C2। इसका मान कैसे लिखेंगे हम, C2, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि OH और H, ये इसका मैंने H का A परमाणु मान लिया और ये B मान लिया। जब इसको हम कितने डिग्री पे घुमाएंगे, 180 डिग्री पर, तो रोटेट होकर ये संरचना आपको वापस से प्राप्त होगी। वो कैसे थी, OH और H, यहाँ लिख दिया मैंने B और यहाँ लिख दिया मैंने A। तो 180, तो 360 डिग्री में 180 का भाग दिया तो 2 आए, तो इसका द्विगुणित सममित अक्ष अर्थात C2 होगा। इसके बाद इसमें जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था विन्यासी, बोर्ड पे स्क्रीन पे बिल्कुल बेटा आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, विन्यासी एवं सर्पण समावयवी में अंतर लिखिए। विन्यासी एवं सर्पण समावयवी में अंतर लिखिए। तो बेटा 2 रूप हो गए, एक तो हो गया आपका विन्यासी, दूसरा हो गया आपका
सरूपण समावयवी। तो बेटा मैंने इन दोनों में ये बताया था कि सरूपण समावयवी होते हैं उन समावयवियों के मध्य ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। तो सरूपण में जो समावयवी होंगे उनकी ऊर्जा का अंतर है वो क्या होता है, कम होता है। कम होने के कारण जो सरूपण समावयवी होते हैं वो कमरे के ताप पर एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। इस कारण से सरूपण समावयवी को कमरे के ताप पर पृथक करना मुश्किल होता है। जबकि विन्यासी समावयवी की बात करें तो जो विन्यासी समावयवी होते हैं इनके समावयवी में ऊर्जा का अंतर अधिक होता है और ऊर्जा का अंतर अधिक होने के कारण ये कमरे के ताप में एक दूसरे में परिवर्तित नहीं होते, अर्थात इनको कमरे के ताप पर अलग प्राप्त किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गएगा। इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे वो नज़र आ रहा है कि साइक्लोहेक्सेन के दो रूप होते हैं, एक कुर्सी रूप और एक नौका रूप। तो प्रश्न पूछा गया था कि साइक्लोहेक्सेन का कुर्सी रूप और नौका रूप में जो कुर्सी रूप होता है वो अधिक स्थायी होता है, क्यों? तो अगर आपको याद हो तो आपने ये स्ट्रक्चर बनाई थी, ये ना साइक्लोहेक्सेन का मैंने कौन सा रूप बना दिया, कुर्सी रूप, और ये साइक्लोहेक्सेन का नौका रूप। कार्बन की काउंटिंग शो करें 1 2 3 और 4, इसमें देखें 1 2 3 और 4। तो साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है, कुर्सी रूप में क्या नाम है इसका, कुर्सी रूप, और इसका क्या नाम है, नौका रूप। तो साइक्लोहेक्सेन में जो कुर्सी रूप होते हैं उसमें 1 नंबर और 4 नंबर कार्बन होते हैं वो बिल्कुल विपरीत दिशा में होते हैं, जिसके कारण इन कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन में प्रतिकर्षण बहुत कम होता है। जबकि नौका रूप में क्या होते हैं कि 1 नंबर और 4 नंबर पर जो कार्बन होते हैं वो इस प्रकार से पास पास होते हैं, तो वहाँ पर जो समूह उपस्थित होंगे उनमें प्रतिकर्षण अधिक होगा। इस कारण से कुर्सी रूप होता है, साइक्लोहेक्सेन का जो कुर्सी रूप होता है वो उसके नौका रूप से अधिक स्थायी होता है। तो ये हमने 2019 में आए हुए क्वेश्चनों की बात की। अब हम 2020 अर्थात इसी साल बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नज़र आ गए होंगे आपको। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि प्रकाशिक समयावता की परिभाषा दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो प्रकाशिक समयावता की परिभाषा की बात करें तो हमने ये पढ़ा था कि जब कोई यौगिक कौन से प्रकाश को, समतल ध्रुवित प्रकाश को, जब कोई यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित कर देता है, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित कर देता है, ऐसे यौगिक प्रकाशिक समावयवी तथा इस गुण को प्रकाशिक समयावता कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रकाशिक समयावता किसे कहते हैं। इसके बाद इसका जो अगला क्वेश्चन आपको जो नज़र आ रहा है वो ये ब्यूट टू इन के ज्यामितीय समावयवी बनाइए। अगला क्वेश्चन है ब्यूट टू इन के ज्यामितीय समावयवी बनाइए। तो इसमें सिंपल सी बात है, ब्यूट टू इन, तो पहले हमें इसकी संरचना बनानी पड़ेगी। ब्यूट का मतलब कितने कार्बन, 4 कार्बन, तो इसमें 1 2 3 और 4, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड। अब बाकी बैलेंस से पूरी कर दो तो यहाँ CH3 H CH3। तो ये स्ट्रक्चर किसके बन गए, ब्यूट टू इन। इसको हम वापस से थोड़ी सी सिस्टम वाइज देख लें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब ज्यामितीय समावयवी बनाने हैं तो इन दोनों के लिए बनाना था, तो C डबल बॉन्ड C H CH3 CH3। अगर ये तो कौन सा रूप हो गया इसका, समपक्ष रूप। अब इसका विपक्ष रूप बनाना है तो C डबल बॉन्ड C CH3 H CH3 H CH3। तो ये कौन सा रूप हो गया, विपक्ष रूप। क्वेश्चन अपने पहले वाले वीडियो में था, मैंने प्रैक्टिस भी करवाई थी वीडियो के अंदर आपको। तो ये था
ब्यूट टू इन के ज्यामितीय समायुक्त दो होते हैं, एक समपक्ष और दो सामने क्या लिखा है विपक्ष। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र की सहायता से। स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको बिल्कुल क्वेश्चन है, न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र की सहायता से एथेन के सरूपण समावि बनाने। तो एथेन के सरूपण समावि न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र की सहायता से तो हमने ये दो समावि बनाए थे, तो इसको आपने क्या नाम दिया था घर्षित और इसको आपने क्या नाम दिया था सांदित। तो ये न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र की सहायता से एथेन के घर्षित व सांदित रूप है। तो बेटा इस प्रकार से हमने बोर्ड एग्जाम 2018, 19 और 20 में बोर्ड एग्जाम में आए क्वेश्चनों की बात की थी, 3 साल 2018, 2019 और 2020। तो इतना देखने के बाद आपको एक बात समझ में आई होगी कि जो मैंने इस चैप्टर के 12 वीडियो बनाए हैं, भाग 1 से लेकर भाग 12 तक जो वीडियो बनाए हैं, उन वीडियो से ये बोर्ड एग्जाम वाले सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इसका मतलब इन सभी वीडियो को अगर आप देख लोगे कंप्लीट घर बैठ के तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अब हम थोड़ा सा और आगे बात करें कि अपनी बुक के पीछे जो अभ्यास प्रश्न दिए हुए होते हैं, अपनी बुक जो बुक है अपनी केमिस्ट्री की, उसमें उस चैप्टर के पीछे अभ्यास क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो उन अभ्यास क्वेश्चन में से लगभग क्वेश्चन तो अपने ईजिली हो जाते हैं, कुछ 3-4 क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लगे थे तो उसकी भी बात आज हम यही कर लेते साथ में। तो उन अभ्यास क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन हम आपके लिए, जो पहला क्वेश्चन है उस अभ्यास क्वेश्चन में एक प्रश्न तो आपसे ये पूछा गया था कि प्रकाशिक समयावता की आवश्यक शर्तें लिखिए। अभ्यास क्वेश्चन की बात करें, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ प्रश्न कि पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया था, या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें कि प्रकाशिक समयावता की आवश्यक शर्तें लिखें। बड़ा ध्यान में जल्दीबाजी नहीं करनी है, यहाँ पर प्रकाशिक समयावता बोलिए, ज्यामितीय समयावता नहीं। हाँ, हमने वीडियो में ज्यामितीय समयावता के बारे में बात की थी उस समय शर्तें, यहाँ किसकी पूछी है प्रकाशिक समयावता। तो मैंने एक चीज़ कही थी आपको प्रकाशिक समयावता में कि प्रकाशिक समयावता तब प्रदर्शित करता है जब उसमें क्या हो, असमित कार्बन, या जिसको आपने क्या नाम दिया था किरेल कार्बन। कि प्रकाशिक समयावता वे कार्बनिक यौगिक या वे यौगिक प्रदर्शित करेंगे जिनमें क्या उपस्थित हो, असमित कार्बन या किरेल कार्बन। तो असमित कार्बन या किरेल कार्बन के लिए हमने क्या समझा था कि कार्बन से जुड़े चारों समूह, कार्बन से जुड़े चारों समूह जब अलग अलग होते हैं तो उसे हम असमित कार्बन या किरेल कार्बन कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, उसके अंदर किरेल अक्ष या किरेल तल होना चाहिए, किरेल अक्ष या किरेल तल होना चाहिए। इसके बाद एक ध्यान की मैंने बात बताई थी आपको, सममिति तत्व पढ़ा था हमने, सममिति तत्व। और सममिति तत्व भी हमने 3 लिखे थे। नंबर 1 सममिति अक्ष, सममिति तल और सममिति केंद्र। तो अगर इन तीनों में से एक भी सममिति तत्व अगर उस यौगिक में उपस्थित है तो वो प्रकाशिक समयावता नहीं दर्शाएगा, तो वह प्रकाशिक समयावता नहीं दर्शाएगा। तो अपने को इस विशेष बात याद रखनी है कि प्रकाशिक समयावता दर्शाने की आवश्यक शर्तें, नंबर 1 उसमें सममित कार्बन या किरेल कार्बन होना चाहिए, मेन पॉइंट यही था। दूसरा विशेष पॉइंट ये कि उसमें सममिति तत्व उपस्थित नहीं होना चाहिए। और फिर लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि उसमें किरेल अक्ष या किरेल केंद्र उपस्थित होना चाहिए। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और अच्छा है जो मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था आपको कि जो मिश्र रूप होता है किसी भी कंपाउंड का, मिश्र रूप, क्वेश्चन क्या है, मिश्र रूप
प्रकाशिक सक्रिय, प्रकाश सक्रिय नहीं होता है क्यों? मिश्र रूप होगा वो प्रकाश सक्रिय नहीं होता है क्यों? तो बेटा आपको याद रखना है मिश्र का मतलब होता है कि इसी का एक एग्जाम्पल याद था हमने मिश्र टार्ट्रिकम, मिश्र टार्ट्रिकम। तो मिश्र रूप में क्या होता है कि अणु का आधा भाग प्रकाश के तल को दाईं ओर घूर्णित करता है और आधा भाग प्रकाश के तल को बाईं ओर घूर्णित करता है, जिससे कुल ध्रुवण घूर्णन का जो मान होता है वो शून्य हो जाता है, जिसके कारण ये प्रकाशिक सक्रिय नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने वहाँ पढ़ा था मेसो टार्ट्रिक, हम स्ट्रक्चर बना लें COOH COH COH COOH H और H। अब यहाँ एक बात गौर से देखना कि इस यौगिक में यहाँ पर एक तो सबसे मेन पॉइंट तो आप कह सकते हो कि ये क्या उपस्थित है, सममितीय तल। तो वैसे प्रकाश की समयता नहीं होगी। दूसरी बात है इसका ये हिस्सा मैंने मान लिया ये प्रकाश के तल को दाईं ओर घूर्णित करता है और ये हिस्सा प्रकाश के तल को बाईं ओर घूर्णित करता है। इसके कारण से इसका कुल घूर्णन का मान है वो कितना हो जाएगा, शून्य, जिसके कारण ये प्रकाशिक सक्रिय यौगिक नहीं होता है। इसके बाद हम अपने इसके नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न ये बनता है, क्वेश्चन ये है कि 1 ब्यूटेनॉल, लिख रहा हूँ 1 ब्यूटेनॉल प्रकाशिक समयता प्रदर्शित नहीं करता है। 1 ब्यूटेनॉल प्रकाशिक समयता प्रदर्शित नहीं करता है, जबकि 2 ब्यूटेनॉल प्रकाशिक समयता प्रदर्शित करता है। कारण बताओ। अब बेटा सबसे पहले बात तो यह होती है कि प्रकाशिक जब समयता की हम बात करें तो असमित कार्बन या किरेल कार्बन होना चाहिए। अब देखो 1 ब्यूटेनॉल और 2 ब्यूटेनॉल की संरचना बना लें। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1 ब्यूटेनॉल, तो 1 ब्यूटेनॉल की स्ट्रक्चर क्या होगी, CH3 CH2 CH2 CH2OH। ये 1 ब्यूटेनॉल है कि जो क्रियात्मक समूह वो कितने नंबर कार्बन पे, एक पे, तो 1 2 3 4। अब 2 ब्यूटेनॉल की बात करें, 2 ब्यूटेनॉल में क्रियात्मक समूह कितने नंबर कार्बन पे होगा, 2 नंबर कार्बन पे। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, CH3 CH2 CH CH3 और ये 2 नंबर मैंने OH जोड़ दिया। तो ये स्ट्रक्चर किसकी होगी, 2 ब्यूटेनॉल की। अब बेटा यहाँ से एक बात सुनो, इस 2 नंबर वाले कार्बन पर आप गौर करना, इस कार्बन से 4 समूह कौन कौन से जुड़े हुए हैं, एक CH3, दूसरा OH, तीसरा H और चौथा ये एथर बोल दिया CH3 CH2। तो ये चारों समूह अलग अलग है, चारों समूह अलग अलग हैं कि एक तो हो गया इसका CH3, दूसरा हो गया CH3 CH2, तीसरा हो गया H और एक हो गया OH। तो चारों समूह अलग है। चारों समूह अलग होने का मतलब ये किरेल कार्बन या असमित कार्बन उपस्थित है, तो ये प्रकाशिक समयता दर्शाएगा। अब इसमें देखो क्रियात्मक समूह 1 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन से एक तो जुड़ा हुआ OH, एक जुड़ा हुआ ये समूह है। ये 2 तो अलग है, लेकिन इसमें 2 क्या जुड़े, हाइड्रोजन। अब 2 हाइड्रोजन जुड़ने का मतलब हुआ कि इसमें कार्बन से जुड़े चारों समूह अलग अलग नहीं है। अब जब अलग अलग नहीं है तो इसमें क्या नहीं है बेटा, असमित कार्बन नहीं है। तो अब आंसर क्या लिखोगे कि 1 ब्यूटेनॉल में असमित कार्बन उपस्थित नहीं होता है, जबकि 2 ब्यूटेनॉल में असमित कार्बन उपस्थित होता है। इस कारण से 2 ब्यूटेनॉल प्रकाशिक समयता प्रदर्शित करता है। इसके बाद इसका एक क्वेश्चन हम और ले लें कि जो समावयवी बनते हैं कि ज्यामितीय समावयवी
और एक प्रकाशिक समावयवी में थोड़ा सा क्वेश्चन आया हुआ अच्छा क्वेश्चन बनता है जिसकी हम बात करें कि प्रश्न ये है कि ज्यामितीय समावयवियों के भौतिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। ज्यामितीय समावयवियों के भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, जबकि प्रकाशिक समावयवियों के भौतिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। समझाइए। एक ये लास्ट क्वेश्चन अपना कि ज्यामितीय समावयवियों के भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, जबकि प्रकाशिक समावयवियों के भौतिक गुण समान होते हैं, क्यों? तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं कि ज्यामितीय समावयवी है उसके दो रूप बनेंगे। एक रूप का नाम होता है समपक्ष और एक रूप का नाम होता है विपक्ष। ठीक है, ये तो बात किसकी थी? ज्यामितीय समावयवी की। प्रकाशिक समावयवी के दो रूप बनते हैं। एक को आप बोलते हो डी या प्लस से रिप्रेजेंट करो स्मॉल डी और दूसरे समावयवी को एल। तो एक तो बनता है डी समावयवी और एक बनता है एल समावयवी। ठीक है, अब होता क्या है कि समपक्ष और विपक्ष रूप होता है, इन दोनों के द्विध्रुव आघूर्ण का मान अलग अलग होता है। समपक्ष और विपक्ष रूप होते हैं, इनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान अलग होता है और द्विध्रुव आघूर्ण का मान अलग होने के कारण इनके भौतिक गुणों में भी अंतर आएगा। जबकि ज्यामितीय जो प्रकाशिक समावयवी है उनके एल और डी जो समावयवी दोनों समावयवी है, इनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान बिल्कुल समान होता है, तो भौतिक गुण भी समान होंगे। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात कि समपक्ष और विपक्ष का हमने पढ़ लिया। दूसरा कि जो ज्यामितीय समावयवी है नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो कंडीशन अपवाद से वो अलग होती है, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि विपक्ष रूप है वो ज़्यादा स्थायी होता है और समपक्ष रूप क्या होता है? कम स्थायी होता है, जिससे भी इनके भौतिक गुणों में अंतर आ जाता है। जबकि प्रकाशिक समावयवी में डी और एल जो दोनों समावयवी होते हैं वो बराबर समान होते हैं। इसके अलावा जो ज्यामितीय समावयवी होते हैं उनमें द्विध्रुव आघूर्ण में अंतर आने के कारण इनके गलनांक व क्वथनांक में भी अंतर आ जाता है। जबकि ज्यामितीय जो प्रकाशिक समावयवी होते हैं उसमें ये गुण समान है। तो याद रखना है कि ज्यामितीय समावयवी में समपक्ष और विपक्ष रूप बनते हैं, जिनके द्विध्रुव आघूर्ण में अंतर होने के कारण उनके भौतिक गुणों में भी अंतर आ जाता है। जबकि प्रकाशिक समावयवी होते हैं उनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान समान होता है, इस कारण से उनके भौतिक गुण भी क्या रहेंगे? समान होंगे। तो बेटा इस प्रकार से इस वीडियो के अंदर हमने बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्नों की बात की। इसके अलावा पाठ की अपनी जो नोटबुक है उसमें पाठ के पीछे की जो क्वेश्चन अभ्यास क्वेश्चन थे उनमें से भी हमने कुछ क्वेश्चनों की बात की। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, इसके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसके अलावा बेटा बहुत से बच्चे हैं कि उनको अभी पता नहीं है, तो मैंने कहा कि अभी इस कोविड-19 के कारण अपनी स्कूलें अभी महीने भर और नहीं खुल पाएगी, तो अपने साथ वाले जितने भी मित्र हैं उन सबको मेरा ये वीडियो शेयर करें और कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो देखें, जिससे वो अपनी केमिस्ट्री पढ़ सके। और कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दें।